हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज आप सुनेंगे द विंची कोड का 7वां भाग। अध्याय 84। सिलास किसी प्रेत की तरह चुपके से अपने शिकार के पीछे जा पहुंचा। जब तक सोफी को उसकी मौजूदगी का एहसास होता, उससे पहले ही सिलास ने उसकी गर्दन में बांह डालकर बंदूक की नली उसकी रीढ़ से सटा दी। वो आश्चर्य से चीख उठी। टीबिंग और लैंगडन अपने चेहरों पर हैरानी और डर का भाव लिए पीछे मुड़े। तुमने रेमी के साथ क्या किया? टीबिंग की आवाज रुंध गई थी। सिलास ने ठंडे स्वर में कहा, ये की स्टोन मेरे हवाले कर दो। रेमी ने उसे साफ साफ शब्दों में निर्देश दिए थे। चर्च में प्रवेश करो, कीस्टोन लो और बाहर आ जाओ। इस बार कोई हत्या नहीं और कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। सोफी को छोड़ दो, कीस्टोन मेरे पास है। कमरे के दूसरे कोने से लैंगडन की आवाज आई। तुम सोफी और ली को चर्च से बाहर जाने दो, उसके बाद मैं और तुम इसका निपटारा कर लेंगे। सिलास ने सोफी को परे धकेल दिया और बंदूक को लैंगडन की ओर ताने उसकी तरफ बढ़ने लगा। एक भी कदम आगे मत बढ़ना जब तक कि ये दोनों इस इमारत से बाहर ना चले जाएं, लैंगडन ने कहा। तुम मेरे सामने शर्तें रखने की हालत में कतई नहीं हो। बिल्कुल हूं, लैंगडन ने कड़े स्वर में कहा। उसने क्रिप्टेक्स को अपने सिर से ऊपर तक उठा लिया। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इसे फर्श पर पटक दूंगा। ऊपरी तौर पर तो सिलास ने इस धमकी की परवाह न करने की मुद्रा बनाई, लेकिन अंदर ही अंदर वो कांप गया। उसने बंदूक लैंगडन के सिर की तरफ तान दी और बोला, तुम कीस्टोन को कभी नहीं तोड़ सकते। तुम भी ग्रेल को उतना ही चाहते हो जितना मैं। तुम गलती पर हो। तुम्हें इसकी चाहत कहीं ज्यादा है। तुम इसकी खातिर हत्याएं कर सकते हो, मैं नहीं। वहां से 40 फुट दूर छिपा रेमी सारे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था। उसे खतरा बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसका प्लान उस तरह से कामयाब नहीं हुआ था जैसा कि उसने सोचा था, और यहां से भी वो देख सकता था कि सिलास अनिश्चय की हालत में था। टीचर के आदेश पर रेमी ने सिलास को गोली चलाने से मना किया था। लैंगडन ने क्रिप्टेक्स को उसी तरह ऊपर उठाए कहा, इन दोनों को जाने दो। सन्यासी की लाल आंखें गुस्से से भर उठीं। रेमी के मन में डर हुआ कि कहीं सिलास लैंगडन पर गोली न चला दे। क्रिप्टेक्स को किसी भी कीमत पर नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये क्रिप्टेक्स रेमी की आज़ादी और उसके मालामाल होने का टिकट था। करीब साल भर पहले तक वो सिर्फ 55 साल का एक नौकर था जो शैटो विलेट की चहारदीवारियों के अंदर बंद ली टीबिंग नाम के इस असहनीय लंगड़े की सनकों को पूरा करता रहता था। फिर एक दिन अचानक एक बड़ी ही असाधारण पेशकश के साथ उससे संपर्क किया गया। दुनिया के सबसे बड़े ग्रेल हिस्टोरियन ली टीबिंग के साथ उसका जुड़ाव रेमी के लिए वो सब कुछ लेकर आने वाला था जिसका उसने अपनी जिंदगी में कभी सपना देखा था। तब से लेकर आज तक शैटो विलेट के भीतर उसने एक एक पल इसी घड़ी के इंतजार में बिताया था। मैं अपनी मंजिल के कितना करीब हूं, कीस्टोन को ताकते हुए रेमी ने खुद से कहा। अगर लैंगडन ने इसे गिरा दिया तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। क्या मुझे अपनी पहचान सामने लानी चाहिए? ये वो सवाल था जिस पर टीचर ने सख्ती से रोक लगा रखी थी। रेमी अकेला था जिसे टीचर की पहचान की जानकारी थी। रेमी ने आधा घंटा पहले कीस्टोन चुराने का आदेश मिलने पर टीचर से पूछा था, क्या आप निश्चित हैं कि ये काम आपको सिलास से ही कराना है? ये काम तो मैं खुद भी कर सकता हूं। लेकिन टीचर का फैसला पक्का था। सिलास ने प्रायरी के 4 सदस्यों के मामले में अच्छा काम किया है। वो कीस्टोन को हासिल कर लेगा। तुम्हें अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना है। अगर दूसरे लोग तुम्हें देख लेते हैं तो उनकी हत्या करना जरूरी हो जाएगा, और यहाँ पहले ही कई हत्याएं हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हें उनके सामने नहीं जाना है। मेरा चेहरा पूरी तरह से बदल जाएगा, रेमी ने सोचा। आपने मुझे जो भुगतान करने का वादा किया है उसकी मदद से मैं पूरी तरह से एक नया इंसान बन जाऊंगा। प्लास्टिक सर्जरी मेरी उंगलियों के निशानों तक को बदल देगी। ये सारी बातें टीचर ने ही उसे बताई थीं। जल्दी ही वो आज़ाद होगा, समुद्र किनारे धूप सेकता हुआ, एक ना पहचाने जा सकने वाले बेहद खूबसूरत नए चेहरे के साथ। टीचर ने उससे ये भी कहा था, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं रेमी
कि वैसे भी वो कब्र टेम्पल चर्च में नहीं है, इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे लोग गलत जगह पर तलाश कर रहे हैं। रेमी हैरान था। और आप जानते हैं कि वो कब्र कहाँ पर है? हाँ, मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल तुम्हें तेजी से काम करना है। अगर उन लोगों को कब्र के सही ठिकाने की जानकारी मिल गई और वो यहाँ से चले गए तो हम ग्रेल को हमेशा के लिए गंवा देंगे। रेमी को ग्रेल की कोई परवाह नहीं थी, सिवाय इसके कि उसके मिलने से पहले उसे उसकी पेमेंट नहीं मिलने वाली थी। रेमी जब भी उस पैसे के बारे में सोचता तो उसका दिमाग चकराने लगता था। उसे 2 करोड़ यूरो का 1/3 हिस्सा मिलने वाला था। हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाने के लिए भरपूर रकम। रेमी ने एक बहुत ही खूबसूरत बीच की कल्पना कर रखी थी, जहां उसने धूप सेकते हुए और दूसरों से अपनी सेवा कराते हुए अपनी बाकी जिंदगी बिताने की योजना बना रखी थी। लेकिन इस वक्त टेम्पल चर्च के अंदर लैंगडन कीस्टोन को तोड़ने की धमकी दे रहा था और रेमी का ये सारा खूबसूरत भविष्य मुश्किल में पड़ा हुआ था। इतना करीब पहुंचकर वो सब कुछ खोने नहीं दे सकता था। उसने एक दुस्साहसिक काम करने का फैसला कर लिया। अपने छिपे हुए स्थान से बाहर निकलकर वो वहां जा पहुंचा और उसने सीधे टीबिंग के सिर पर बंदूक तान दी। सन की बुड्ढे, मैं बहुत समय से इस दिन का इंतजार कर रहा था। रेमी को अपनी ओर बंदूक ताने देख ली टीबिंग के दिल की धड़कन थम गई। उसने उस छोटी सी मेड्यूसा रिवॉल्वर को पहचान लिया जिसे वो अपनी सुरक्षा की खातिर लिमुजिन के ग्लव बॉक्स में बंद करके रखता था। टीबिंग सख्ते में आकर उत्तेजित स्वर में बोला, रेमी, ये तू क्या कर रहा है? लैंगडन और सोफी भी उतने ही भौचक्के थे। रेमी घूमकर टीबिंग के नजदीक आ गया और उसने पिस्तौल की नली उसकी पीठ पर टिका दी। दहशत के मारे टीबिंग को अपनी मांसपेशियां जकड़ती हुई महसूस हुई। रेमी ने लैंगडन से कहा, कीस्टोन को नीचे रख दो वरना मैं ट्रिगर दबा दूंगा। लैंगडन हैरान रह गया। उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुम इसे खोल ही नहीं सकते। घमंडी बेवकूफ, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि मैं आज रात भर तुम लोगों को उस कविता पर बात करते सुनता रहा हूं? मैंने जो कुछ भी सुना है उसकी जानकारी किसी और को दी है, उस किसी और को जो तुमसे ज्यादा जानता है। तुम तो तलाश भी सही जगह पर नहीं कर रहे हो। जिस कब्र को तुम ढूंढ रहे हो असल में वो तो कहीं और ही है। टीबिंग दहशत से भर उठा। ये क्या कह रहा है? रेमी ने सन्यासी से कहा, सिलास, मिस्टर लैंगडन के हाथ से कीस्टोन ले लो। सन्यासी जैसे ही आगे बढ़ा, लैंगडन पीछे हट गया और उसने कीस्टोन को और भी ऊंचा उठा लिया। अब वो उसे फर्श पर पटक देने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा था। मैं इसे गलत हाथों में जाने देने की बजाय इसे तोड़ देना पसंद करूंगा, उसने कहा। टीबिंग ने अपने मन में एक दहशत की लहर उठती महसूस की। वो अपनी जिंदगी भर की मेहनत को अपनी आंखों के सामने भाप बनकर उड़ते देख रहा था। उसके सारे सपने चूर चूर होने वाले थे। नहीं रॉबर्ट, ऐसा मत करना। वो ग्रेल है जिसे तुमने थाम रखा है। रेमी मेरे ऊपर कभी गोली नहीं चलाएगा। हम एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं। रेमी ने मेडुसा को छत की ओर तानकर गोली चला दी। पत्थर के उस कमरे में उसकी आवाज बिजली की तरह गूंज उठी। सब लोग अपनी जगह पर जमे खड़े रह गए। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूं। अगला धमाका इस बुढ़े की पीठ पर होगा। कीस्टोन तुरंत सिलास को दे दो। लैंगडन ने बेमन से क्रिप्टेक्स को आगे कर दिया। सिलास आगे बढ़ा और उसने उसे पकड़ लिया। उसकी सुर्ख आंखें संतोष से चमक रही थीं। कीस्टोन को अपने चोगे की जेब में डालते हुए वो पीछे खिसकने लगा। उसकी बंदूक अभी भी सामने तनी थी। रेमी जब पीछे हटते हुए इमारत से बाहर जाने लगा तो टीबिंग ने अपनी गर्दन पर उसकी बाह की जकड़ को महसूस किया। वो अपने साथ टीबिंग को भी पीछे घसीट रहा था और उसकी बंदूक अभी भी उसकी पीठ से सटी थी। उनको छोड़ दो, लैंगडन ने कहा। हम मिस्टर टीबिंग को सैर पर ले जा रहे हैं। अगर तुमने पुलिस को खबर की तो ये मर जाएंगे। अगर तुमने दखलंदाजी करने की कोशिश की तो भी ये मर जाएंगे, समझे? लैंगडन ने आग्रह किया। इनकी जगह मुझे ले चलो, ली को छोड़ दो। रेमी हंस पड़ा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इनका और मेरा इतना खूबसूरत अतीत है, और फिर जितनी इन्हें नॉलेज है ये अभी भी काम के साबित हो सकते हैं। और वे तीनों बाहर निकल गए। अध्याय 85।
शैटोविलेट का फायरप्लेस ठंडा पड़ चुका था, लेकिन कोल इंटरपोल से आए फैक्सों को पढ़ता हुआ उसके सामने टहले जा रहा था। ये कतई वैसा नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। सारे दस्तावेजों के मुताबिक आंद्रे वेर्ने एक आदर्श नागरिक था। कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं, पार्किंग का चालान तक नहीं। यानी ये भी जीरो। कोल ने गहरी सांस ली। आज रात इंटरपोल से जो एकमात्र लाल झंडी मिली थी, वो उंगलियों के वो निशान थे जो जाहिर तौर पर टीबिंग के नौकर से ताल्लुक रखते थे। पीटीएस का मुख्य जांचकर्ता कमरे की दूसरी तरफ आराम कुर्सी पर बैठा उस रिपोर्ट को पढ़ रहा था। कुछ मिला? कोल ने उससे पूछा। उसने कंधे झटक दिए। ये निशान रेमी के हैं, छोटे मोटे अपराधों के लिए वांटेड, खास गंभीर कुछ नहीं। उसे यूनिवर्सिटी से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उसने मुफ्त की टेलीफोन सेवा हासिल करने के लिए टेलीफोन लाइन के साथ छेड़छाड़ की थी। बाद में कुछ छोटी मोटी चोरियां की, सेंधमारी वगैरह। एक बार अपनी सांस की नली के एक इमरजेंसी ऑपरेशन का बिल चुकाए बिना अस्पताल से चुपके से भाग गया था। उसकी मूंगफली की एलर्जी की वजह से ये ऑपरेशन हुआ था। कोल ने सिर हिलाया। उसे एक रेस्टोरेंट की पुलिस जांच की याद हो आई, जो अपने मेन्यू में ये लिखना भूल गया था कि उसकी चिली की रेसिपी में मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया गया था। एक ग्राहक ने अनजाने में उसका एक निवाला गिटका और वहीं टेबल पर ही उसकी मौत हो गई थी। ये शायद पुलिस से बचने के लिए यहां पर रहता था, जांचकर्ता ने कहा। ठीक है, तुम ये जानकारियां कैप्टन फैश को भेज दो, कोल ने कहा। जांचकर्ता के जाते ही पीटीएस का एक और गुप्तचर भागता हुआ वहां आया। लेफ्टिनेंट, जल्दी आइए, हमें दुछत्ती पर कुछ मिला है। उसके चेहरे के चिंतित भाव को देखकर कोल सिर्फ एक ही अनुमान लगा सका। कोई लाश? नहीं सर, उससे भी ज्यादा, बहुत ही भयानक। आप प्लीज जल्दी चलिए। अपनी आंखें मलता हुआ कोल गुप्तचर के पीछे चल दिया। जैसे ही वे उस सीलन भरी गुफा जैसी जगह में पहुंचे, गुप्तचर ने कमरे के बीचों बीच इशारा किया। वहां लकड़ी की एक सीढ़ी ऊपर मचान से टिके शहतीरों तक चली गई थी। उसने बताया, सर, हम यहाँ निशानों की छानबीन कर रहे थे, तभी मेरा ध्यान फर्श पर पड़ी इस सीढ़ी पर गया। मैंने इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता अगर इसकी सीढ़ियां इस तरह कीचड़ से सनी न होती। इस सीढ़ी का नियमित इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने इसे खड़ा किया और ऊपर एक नज़र डालने के लिए इस पर चढ़ गया। कोई इसके ऊपर नियमित रूप से चढ़ता है? कोल हैरान था। तभी पीटीएस का एक दूसरा गुप्तचर सीढ़ी के ऊपर से नीचे की ओर देखता हुआ नजर आया। जल्दी आइए लेफ्टिनेंट, आप जरूर ये सब देखना चाहेंगे। कोल जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ा और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। ये कमबख्त आखिर क्या बला थी? सामने की दीवार पर एक बहुत ही विशाल कंप्यूटर वर्कस्टेशन बनाया गया था। 2 टॉर्च सीपीयू, स्पीकरों से लैस एक फ्लैट स्क्रीन वीडियो मॉनिटर, भारी तादाद में हार्ड ड्राइव्स और एक मल्टी चैनल ऑडियो कंसोल, जिसे देखकर लगता था कि उसकी अपनी खुद की फिल्टर्ड पावर सप्लाई थी। कौन होगा जो यहां बैठकर ये सब काम करता होगा? क्या तुमने इस सिस्टम की जांच की है? ये एक लिसनिंग पोस्ट है सर, कोई यहां बैठकर खुफिया ढंग से औरों की बातें सुनता है। कोल उछल पड़ा। तुम्हारा मतलब है सर्विलांस? गुप्तचर ने सिर हिलाकर हामी भरी। जी हां, और वो भी बहुत ही उम्दा दर्जे की सर्विलांस। कोई है जो अच्छी तरह से समझता है कि वो क्या कर रहा है। इस सारे सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा तकनीकी लिहाज से हमारे अपने सिस्टम से भी बेहतर है। मिनिएचर माइक्रोफोन, फोटो इलेक्ट्रिक रिचार्जिंग सेल, हाई कैपेसिटी वाली रैम चिप्स और कुछ नैनो ड्राइव्स भी हैं। जिस मशीन से ये तार जुड़े हुए हैं वो रिचार्जेबल बैटरी वाला एक हाई कैपेसिटी वाला हार्ड डिस्क ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है। तार के सिरे पर लगी पन्नी माइक्रोफोन और फोटो इलेक्ट्रिक रिचार्जिंग सेल है। इसका रिसेप्शन मेथड क्या है? कोल ने पूछा। गुप्तचर ने एक इंसुलेटेड तार की तरफ इशारा किया जो कंप्यूटर के पीछे से निकलकर दीवार के सहारे एक छेद से बाहर तक चला गया था। बहुत ही आसान सी रेडियो वेव्स। छप्पर के ऊपर एक छोटा सा एंटीना लगाया गया है। कोल को मालूम था कि ये रिकॉर्डिंग सिस्टम आमतौर से दफ्तरों में लगे होते थे। हार्ड डिस्क की स्पेस को बचाने के लिए ये वॉइस एक्टिवेटेड होते थे। दिन के दौरान ये बातचीत के टुकड़ों को रिकॉर्ड करते रहते थे और रात में कंप्रेस्ड ऑडियो फाइलों को प्रसारित करते थे ताकि उनका पता न लग सके। प्रसारण के बाद हार्ड डिस्क अपने आप साफ हो जाती थी और अगले दिन फिर से वही प्रोसेस दोहराया जाता था। कोल की निगाह अब एक अलमारी की तरफ गई जहां पर सैकड़ों ऑडियो कैसेट भरे पड़े थे। उनके ऊपर तारीखें और नंबर डले हुए थे।
क्या तुम्हें कोई अनुमान है कि इस माइक्रोफोन के निशाने पर कौन रहा है? वो जानकर आप और भी हैरान रह जाएंगे सर। गुप्तचर ने कंप्यूटर के पास जाकर एक दूसरे सॉफ्टवेयर को चालू करते हुए कहा। अध्याय 86। लैंगडन और सोफी तेज कदमों से टेम्पल ट्यूब स्टेशन के घूमने वाले दरवाजे के अंदर चले जा रहे थे। उसके मन में अपराध बोध भरा हुआ था। मैंने ली को इस मामले में उलझाया और अब वो भयानक खतरे में है। हमें ली को ढूंढने और उसकी मदद करने की जरूरत है, तुरंत। भागते भागते वे दोनों प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, जहां सोफी पुलिस को फोन करने के लिए एक बूथ की तरफ भागी। रेमी की चेतावनी के बावजूद उसने ऐसा ही करने का फैसला किया था। लैंगडन पश्चाताप में डूबा पास ही पड़ी एक गंदी सी बेंच पर बैठा था। सोफी ने डायल करते हुए उसे फिर से सांत्वना दी। ली की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसमें हम तुरंत लंदन के सरकारी सिस्टम को शामिल करें। मेरी बात पर यकीन करो। लैंगडन शुरू में इस बात से सहमत नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अपनी योजना बनाई तो सोफी की बात उसे ठीक लगने लगी थी। फिलहाल के लिए टीबिंग सुरक्षित था। अगर रेमी और उसके साथियों को इस बात की जानकारी थी भी कि नाइट की वो कब्र कहाँ थी, तब भी उन्हें गोले के संकेत को समझने के लिए टीबिंग की मदद की जरूरत पड़ सकती थी। लैंगडन को चिंता ये थी कि ग्रेल का नक्शा मिल जाने के बाद क्या होगा। तब ली उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा और उस वक्त उसकी जान को पूरा खतरा होगा। अगर लैंगडन ली की मदद करने का कोई मौका हासिल करना चाहता था या कीस्टोन को दोबारा देखना चाहता था, तो ये बहुत जरूरी था कि उस कब्र तक उन लोगों से पहले पहुंचा जाए। लेकिन दुर्भाग्य से फिलहाल रेमी उनसे आगे था। उसकी रफ्तार पर रोक लगाना सोफी की सबसे बड़ी चुनौती थी। सही कब्र का पता लगाना लैंगडन की चुनौती थी। सोफी का इरादा था कि रेमी और सिलास को पुलिस से फरार आरोपियों के रूप में बदल दिया जाए, जिससे या तो वे छिपने के लिए मजबूर हो जाएं या फिर पकड़ लिए जाएं। लैंगडन की योजना उतनी निश्चित नहीं थी। उसका प्लान था ट्यूब ट्रेन पकड़कर पास के किंग्स कॉलेज पहुंचना, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक धर्मशास्त्र डेटाबेस के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ये रिसर्च का सबसे उत्तम साधन था, लैंगडन ने सुन रखा था। धर्म के इतिहास से जुड़े किसी भी तरह के सवाल का वहां तत्काल जवाब पाया जा सकता था। वो सोच रहा था कि वो डेटाबेस पोप द्वारा दफनाए गए नाइट के बारे में क्या सूचना दे सकता है। वो खड़ा हो गया और ट्रेन के जल्दी से आ जाने की कामना करते हुए टहलने लगा। फोन बूथ पर सोफी का फोन आखिरकार पुलिस को लग गया। डिस्पैचर ने कहा, स्नो हिल डिवीजन, मैं आपका कॉल कहाँ कनेक्ट करूं? मुझे एक किडनैपिंग की रिपोर्ट करनी है। अपना नाम बताइए प्लीज। एक पल के लिए सोफी रुकी, फिर बोली, फ्रेंच जुडिशियल पुलिस की गुप्तचर सोफी नेवू। इस नाम का अच्छा प्रभाव पड़ा। जी मैम, मैं अभी एक गुप्तचर को लाइन पर बुलाता हूं। 15 सेकंड बाद एक आदमी की आवाज सुनाई दी, एजेंट नेवू। सोफी सकते में आ गई, क्योंकि वो उस आवाज को तुरंत पहचान गई थी। ये बेजू फैश था। सोफी हैरान थी। जाहिर था कि कैप्टन फैश ने लंदन पुलिस के डिस्पैचर से कहा हुआ था कि अगर सोफी का फोन आए तो उसे खबर दी जाए। उधर से फैश की आवाज आ रही थी, एजेंट नेवू, तुम कहाँ पर हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात मुझसे भयानक गलती हुई है। रॉबर्ट बेगुनाह है। उसके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप हमने वापस ले लिए हैं। तुम दोनों की जान खतरे में है। तुम्हें तुरंत हमारे पास पहुंचने की जरूरत है। तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि जैक सॉनिये तुम्हारे दादा थे। पिछली रात की तुम्हारी जज्बाती हालत को देखते हुए मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन फिलहाल तुम्हारे और लैंगडन के लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम दोनों अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर पनाह लो। ओह, तो इसे पता है कि मैं लंदन में हूं? सोफी ने सोचा, इसे और क्या क्या मालूम है। अचानक उसे फोन लाइन में कुछ खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। क्या आप इस कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं कैप्टन? फैश की आवाज अब और भी सख्त हो गई। तुम्हें और मुझे एक दूसरे का सहयोग करने की जरूरत है। हम दोनों का ही बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। ये वक्त है सिचुएशन को संभालने का। पिछली रात मुझसे कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है, और अगर मेरी ये गलती एक अमेरिकन प्रोफेसर और डीसीपीजे की एक क्रिप्टोलॉजिस्ट की मौत का कारण बन गई तो मेरा कैरियर चौपट हो जाएगा। मैं पिछले कई घंटों से तुम्हें सुरक्षित रखने की कोशिश में लगा हूं। आपको जिस आदमी की तलाश करनी चाहिए वो मैं नहीं, रेमी है। वो टीबिंग का नौकर है और उसने अभी अभी टेम्पल चर्च से टीबिंग को किडनैप कर लिया है, सोफी ने कहा।
प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ चुकी थी। ट्रेन की गड़गड़ाहट के बीच फैश जोर से चिल्लाया, एजेंट नेवू, ये ऐसी बातें नहीं हैं जिन पर खुलेआम बात की जाए। तुम और लैंगडन तुरंत यहां आओ, ये तुम्हारे ही हित में है। ये मेरा डायरेक्ट ऑर्डर है। सोफी ने फोन काट दिया और लैंगडन का हाथ पकड़कर तेजी से ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ी। अध्याय 87। टीबिंग के हॉकर का केबिन स्टील की कतरनों से भरा पड़ा था। बेजू फैश ने हर किसी को बाहर भेज दिया था और अब अपने शराब के पैग और टीबिंग की अलमारी में मिले लकड़ी के बॉक्स के साथ कुर्सी पर बैठा था। उसने बॉक्स को खोला और उसके अंदर से उसे पत्थर का एक सिलेंडर मिला। उसके 5 डायल इस तरह मिले हुए थे कि उनसे सोफिया शब्द बनता था। कुछ देर उसे देखने के बाद फैश ने उसे वापस रख दिया। तभी अचानक उसका फोन फिर से बजा। ये ज्यूरिख डिपॉजिटरी बैंक का अध्यक्ष था और हालांकि उसे कई बार बताया जा चुका था कि कैप्टन सरकारी काम से लंदन में था, लेकिन फिर भी वो बार बार फोन कर रहा था और जिद कर रहा था कि उसका काम बहुत जरूरी है और कैप्टन से तुरंत उसकी बात कराई जाए। फैश ने फोन उठाकर थोड़े गुस्से से उसे कहा, माफ कीजिएगा, मैं बिजी हूं। मैंने आपसे कहा था कि आपके बैंक का नाम मीडिया में नहीं आ रहा है, फिर आप किस बात को लेकर परेशान हैं? वहने ने उसे चिंतित स्वर में बताया कि लैंगडन और सोफी उसके बैंक से लकड़ी का एक बॉक्स निकाल कर ले गए थे और उसके बाद उन्होंने भागने में वहने की मदद ली थी। उसने कहा, इसके बाद जब मुझे रेडियो पर यह खबर मिली कि वे दोनों अपराधी हैं, तो मैंने ट्रक को एक तरफ खड़ा करके उनसे वो बॉक्स वापस मांगा, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया और ट्रक लेकर भाग गए। फैश ने अपने सामने रखे बॉक्स को ध्यान से देखते हुए पूछा, आप एक लकड़ी के बॉक्स के कारण चिंतित हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उस बॉक्स में क्या था? उसमें क्या था ये बात मायने नहीं रखती। मुझे अपने बैंक की इज्जत की चिंता है। हमारे यहाँ कभी ऐसा डाका नहीं पड़ा है, कभी भी। अगर मैं अपने ग्राहक की उस प्रॉपर्टी को वापस हासिल नहीं कर लेता तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आपने कहा था कि नेवू और लैंगडन के पास चाबी और पासवर्ड थे, तब फिर आप किस आधार पर यह कह रहे हैं कि उन्होंने वो बॉक्स चुराया है? उन्होंने लोगों की हत्याएं की हैं, जिनमें सोफी के दादा भी शामिल हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने चाबी और पासवर्ड गलत तरीके से हासिल किए होंगे। मिस्टर वहने, मेरी बात सुनिए। मेरे आदमियों ने आपकी बैकग्राउंड और आपकी दिलचस्पियों के बारे में पूरी छानबीन की है। जाहिर है कि आप काफ़ी ऊंची तहजीब और सुरुचि रखने वाले आदमी हैं। मेरा ख्याल है आप इज्जतदार भी हैं, और इसीलिए मैं जुडिशियल पुलिस के कमांडिंग ऑफिसर की हैसियत से आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका वो बॉक्स और आपके बैंक की इज्जत एकदम सुरक्षित हाथों में है। अध्याय 88। शैटो विलेट के ऊंचे मचान पर चढ़े कोल ने आश्चर्य से भरकर कंप्यूटर मॉनिटर को देखा। ये सिस्टम इन सारी जगहों पर ताक झांक कर रहा था। जी हां, लगता है ये डेटा कई सालों से इकट्ठा किया जाता रहा है। बुरी तरह से हैरान कोल ने उस सूची को दोबारा से पढ़ा। कॉलबर्ट सोस्टाक, चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। जॉन सेफी, क्यूरेटर द पोम म्यूजियम। एदुआ देगोशे, सीनियर आर्काइविस्ट मित्रा लाइब्रेरी। जैक सोनिये, क्यूरेटर लोव्र म्यूजियम। मिशेल ब्रेतों, फ्रेंच इंटेलिजेंस प्रमुख। इतने महत्वपूर्ण आदमियों की जासूसी कोई कैसे कर सकता है? क्या तुमने कोई ऑडियो फाइल सुनी है? मैंने इनमें से कुछ सुनी है, ये एकदम ताज़ा हैं। एजेंट ने कंप्यूटर के कीबोर्ड के कुछ बटन दबाए और स्पीकर चालू हो गए। कोल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये तो मेरी आवाज़ है। उसने याद किया कि वो सोनिये के ऑफिस में बैठा हुआ था और ग्रैंड गैलरी में फैश को सोफी नेवू के आने की खबर दे रहा था। ये रिकॉर्डिंग उस समय की थी। क्या तुमने छिपे हुए माइक्रोफोन का पता लगाने किसी को भेजा है? क्यूरेटर के ऑफिस की अच्छी तरह जांच करनी होगी कि वो माइक्रोफोन कहाँ पर लगाया गया है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, गुप्तचर ने कहा। मुझे ठीक ठीक मालूम है कि वो कहाँ है। इतना कहकर वो वर्क टेबल पर पड़े पुराने नोट्स और ब्लूप्रिंट्स के एक ढेर के पास पहुंचा और वहां से एक कागज उठाकर उसने कोल को थमा दिया। कोल हैरान था। उसके हाथ में एक प्राचीन डायग्राम की फोटोकॉपी थी। वो उस पर लिखे गए इटालियन लेबल्स को तो नहीं पढ़ सका, लेकिन फिर भी इतना वो अच्छी तरह जानता था कि वो किस चीज़ को देख रहा था। वो मध्य युग के एक फ्रेंच नाइट का एक मॉडल था। सोनिये की मेज पर रखा हुआ वो नाइट।
कोल की निगाहें उस पन्ने के हाशियों की तरफ गईं जहां किसी ने फोटोकॉपी पर लाल रंग के मार्कर से कुछ नोट्स लिखे हुए थे। ये नोट्स फ्रेंच में थे और उन्हें देखकर लगता था कि वो उस नाइट के भीतर माइक्रोफोन छिपाने की रूपरेखा दर्शा रहे थे। अध्याय 89। सिलास टेम्पल चर्च के करीब खड़ी जैगुआर लिमुजीन की पैसेंजर सीट पर बैठा था। वो रेमी का इंतजार कर रहा था, जो पीछे टीबिंग का मुंह और हाथ पैर उस रस्सी से बांधने में लगा था जो उन्हें कार के संदूक में पड़ी मिल गई थी। आखिरकार रेमी वापस आया और सिलास की बगल में ड्राइवर सीट पर बैठ गया। उसे ठीक से बांध दिया ना? सिलास ने पूछा। बिल्कुल अच्छी तरह से। रेमी ने अपने कपड़ों पर पड़ी बारिश की बूंदें झाड़ी और पीछे मुड़कर टीबिंग के मुड़े तुड़े शरीर को वहां पड़े देखा। फिर बोला, वो कहीं जाने वाला नहीं है, चिंता मत करो। सिलास को टीबिंग की घुटी हुई कराहें सुनाई दे रही थीं और वो समझ गया कि रेमी ने उसका मुंह बंद करने के लिए उन्हीं पुरानी डक टेप्स का इस्तेमाल किया होगा जिनसे उसका मुंह बंद किया गया था। टीबिंग की कराहें और तेज होने लगीं। रेमी ने चिल्लाते हुए उससे कहा, अपना मुंह बंद रख। फिर उसने कंट्रोल पैनल की तरफ हाथ बढ़ाकर एक बटन दबा दिया। उनके बीच में एक अपारदर्शी पार्टीशन खड़ा हो गया जिससे पिछला हिस्सा बंद हो गया और टीबिंग की आवाजें सुनाई देनी बंद हो गईं। रेमी ने सिलास की ओर देखते हुए कहा, मैं इस आदमी की इन रिरियाहटों को पिछले कई सालों से सुनता आ रहा हूं, अब और नहीं। कुछ पल बाद जैगुआर सड़कों पर भाग रही थी। सिलास का फोन बज उठा। उसने उत्साह से भरकर जवाब दिया, हेलो टीचर, मुझे तुम्हारी आवाज सुनकर राहत मिली। इसका मतलब है तुम सुरक्षित हो। उधर से टीचर की आवाज आई। सिलास भी टीचर की आवाज सुनकर उतनी ही राहत महसूस कर रहा था। कई घंटे बीत चुके थे और पूरा प्लान अपनी पटरी से बुरी तरह खिसक चुका था। अब आखिरकार वो वापस पटरी पर आ रहा था। कीस्टोन मेरे पास है टीचर। ये बहुत बड़ी खबर है। क्या रेमी तुम्हारे साथ है? सिलास को टीचर के मुंह से रेमी का नाम सुनकर हैरानी हुई। हाँ, रेमी ने ही मुझे आज़ाद किया है। ऐसा करने के लिए मैंने ही उसे आदेश दिया था। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुम्हें इतनी देर तक वो तकलीफ सहनी पड़ी। अब मैं चाहता हूं कि कीस्टोन तुरंत मेरे पास पहुंच जाए। सिलास टीचर से आमने सामने मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। हाँ सर, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। नहीं सिलास, मैं चाहता हूं कि रेमी उसे लेकर मेरे पास आए। सिलास का उत्साह ठंडा पड़ गया। उसने टीचर के लिए जितना कुछ किया था उसके कारण उसे विश्वास था कि इस तोहफे को सौंपने का काम वही करेगा। तो क्या टीचर रेमी को मुझसे ज्यादा अहमियत देता है? उसने सोचा। मैं तुम्हारी निराशा को महसूस कर रहा हूं, टीचर ने कहा, जिसका अर्थ है कि तुम मेरा मतलब नहीं समझे हो। तुम्हें भरोसा करना चाहिए कि कीस्टोन मैं तुम्हारे ही हाथों से लेना बेहतर समझता, एक अपराधी की बजाय एक सन्यासी के हाथों से। लेकिन रेमी को सबक सिखाना जरूरी है। आज उसने मेरे आदेश को नहीं माना है और ये उसकी एक बहुत बड़ी गलती है, जिसके कारण हमारा पूरा प्लान मुश्किल में पड़ गया था। सिलास ने एक सेहरंसी महसूस की और कनखियों से रेमी की तरफ देखा। टीबिंग का अपहरण करना उनकी योजना का हिस्सा नहीं था और अब इस मुश्किल ने कि उसका क्या किया जाए एक नई समस्या पैदा कर दी थी। टीचर फुसफुसाया, तुम और मैं ईश्वर के सेवक हैं। हमें हमारे लक्ष्य से भटकाया नहीं जा सकता और इसीलिए मैं रेमी से कीस्टोन लाने को कहूँगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी, मैं समझ गया, सिलास ने कहा। बहुत अच्छे। तुम्हारी अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि तुम तुरंत अंडरग्राउंड हो जाओ। पुलिस जल्दी ही लिमुजीन की तलाश में लग जाएगी और मैं नहीं चाहता कि तुम पकड़े जाओ। लंदन में ओपस डेई का हॉस्टल है, तुम वहां चले जाओ और छिपकर रहो। जैसे ही मैं इन समस्याओं से निपट जाऊंगा मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। ठीक है सर। और अब वो वक्त आ गया है जब मुझे रेमी से बात करनी होगी। फ़ोन उसे दे दो। सिलास ने रेमी को फ़ोन पकड़ा दिया। न जाने क्यों उसे महसूस हो रहा था कि ये रेमी की जिंदगी का आखिरी फ़ोन था। फ़ोन को थामते हुए रेमी जानता था कि इस दयनीय आधे पागल सन्यासी को ज़रा भी इल्म नहीं था कि अब जबकि उसका काम पूरा हो चुका था तो उसके भाग्य में क्या लिखा था। टीचर ने रेमी से कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। सिलास को ओपस डेई के हॉस्टल से कुछ दूरी पर छोड़ दो। उसके बाद सेंट जेम्स पार्क पहुंचो।
मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें निपटानी हैं। और इसी के साथ फोन कट गया। अध्याय 90। सोफी के साथ ट्रेन से उतरकर लाइब्रेरी में घुसते हुए लैंगडन अभी भी अंदर ही अंदर हिला हुआ सा महसूस कर रहा था। कमरे के दूसरे कोने में एक रेफरेंस लाइब्रेरियन अपनी चाय बनाती हुई अपने दिन की तैयारी शुरू कर रही थी। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? उसने पूछा। शुक्रिया। जी हाँ, मेरा नाम रॉबर्ट लैंगडन है। हाँ, मैं आपको पहचानती हूँ। मेरा नाम पामेला गैट्यूम है, लाइब्रेरियन ने कहा। माफ़ कीजिएगा, हम लोग बिना सूचना दिए ही आए हैं। मेरे एक दोस्त आपकी बहुत तारीफ करते हैं, सर ली टीबिंग, इंग्लैंड के रॉयल हिस्टोरियन। गैट्यूम के चेहरे पर चमक आ गई। हाँ, क्या आदमी है वो, एकदम झक्की। हर बार जब भी आता है एक ही चीज की रट, ग्रेल ग्रेल ग्रेल। मेरा दावा है कि ये आदमी मरते दम तक अपनी तलाश जारी रखेगा। ढेर सारा वक्त हो और ढेर सारा पैसा, तभी कोई इतना महंगा शौक पाल सकता है। पामेला ने मुस्कुराते हुए कहा। हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी काम के सिलसिले में यहाँ आए हैं। क्या आप प्लीज़ हमारी मदद कर सकती हैं? सोफी ने कहा। दरअसल हम लंदन में एक कब्र का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पामेला के चेहरे पर संदेह का भाव उभरा। यहाँ तो करीब 20,000 कब्रें हैं। आप किस कब्र की बात कर रहे हैं? जी, ये एक नाइट की कब्र है, उसका नाम हमें नहीं मालूम। इतना कहकर लैंगडन ने उसे कविता की पहली 2 पंक्तियां दिखाईं। ये क्या है? क्या कोई ट्रेजर हंट? जी हाँ, वैसा ही कुछ समझ लीजिए। एक वर्क स्टेशन पर इत्मीनान से बैठते हुए गैट्यूम ने कागज के उस पुर्जे को देखा और टाइप करना शुरू किया। सबसे पहले हम कुछ जाहिर से कीवर्ड्स लेकर सीधा बुलियन रन करके देखते हैं कि क्या होता है, उसने कहा। फिर उसने कुछ शब्द टाइप किए, लंदन, नाइट, पोप। स्क्रीन पर अब ये रिजल्ट दिखाई देने लगे। पेंटिंग द पोप, द कलेक्टेड पोर्ट्रेट्स ऑफ जोशुआ रेनॉल्ड्स, लंदन यूनिवर्सिटी प्रेस। नहीं, ये तो वो नहीं जिसकी आपको तलाश है। फिर उसने अगले नतीजे के लिए स्क्रॉल किया और फिर से नामे सिर हिला दिया। सिस्टम जैसे जैसे स्पीड पकड़ता गया, नतीजे और तेजी से आने लगे। दर्जनों लिंक वहां दिखाई देने लगे, जिनमें से अधिकतर में 18वीं सदी के अंग्रेज लेखक अलेक्जेंडर पोप का हवाला दिया गया था। हमें अपनी सर्च को थोड़ा और छोटा करने की जरूरत है। क्या कब्र से संबंधित बस इतनी ही जानकारी आपके पास है? लैंगडन ने अनिश्चित भाव से सोफी की ओर देखा। गैट्यूम समझ गई, ये कोई ट्रेजर हंट नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ली टीबिंग से आपकी दोस्ती है, आप लंदन में हैं और आप एक नाइट की तलाश कर रहे हैं। इन सब बातों का सीधा सा एक ही मतलब है कि आप ग्रेल के बारे में जानना चाहते हैं। सोफी ने जल्दी से एक और कागज उसके हाथ में थमा दिया। हम जितना भी जानते हैं वो बस ये है। गैट्यूम मुस्कुरा दी। यानी ये लोग वाकई ग्रेल के पीछे हैं। ठीक है, उसने फिर से टाइप करते हुए कहा। अगर ये ग्रेल से जुड़ा मामला है तो हमें ग्रेल कीवर्ड के क्रॉस रेफरेंस देने होंगे। मैं कुछ करीब के शब्द डालती हूँ जिससे वजन कुछ कम हो जाएगा। इससे हमारे नतीजे काफी हद तक सीमित हो जाएंगे। इसमें कितना वक्त लगेगा? मल्टीपल क्रॉस रेफरेंसिंग फील्ड्स के साथ कुछ 100 टेराबाइट्स, मुश्किल से 15 मिनट। लैंगडन और सोफी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गैट्यूम को लगा जैसे उनके लिए ये समय अनंतकाल जितना बड़ा था। अध्याय 91। रेमी की सलाह पर सिलास ने अपने रिवॉल्वर को साफ करके एक नाले की जाली के भीतर सरका दिया था। उससे छुटकारा पाकर वो बेहद खुश और हल्का महसूस कर रहा था। रास्ते में उसने रेमी से पूछा, तुम इस बुढ़े का क्या करने वाले हो? ये फैसला तो टीचर को लेना है, रेमी ने कहा। ओपस डेई की इमारत से कुछ दूर रेमी ने उसे उतार दिया। जब सिलास उसके अंदर गया तो लबादा पहने एक आदमी नीचे आया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने पूछा। जी शुक्रिया, मेरा नाम सिलास है। मैं ओपस डेई का मेंबर हूँ। क्या मैं आज दिन भर के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? जी हाँ, ज़रूर। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। सिलास ऊपर एक साधारण से कमरे में चला गया और अपने मेज़बान द्वारा लाया गया खाना खाकर और प्रार्थना करके सोने के लिए लेट गया। 3 मंजिल नीचे एक फ़ोन की घंटी बजी। ओपस डेई के जिस सदस्य ने सिलास का स्वागत किया था उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन करने वाले ने कहा, मैं लंदन पुलिस से बोल रहा हूँ।
हम एक एल्बिनो सन्यासी को तलाशने की कोशिश में लगे हैं। हमें ऐसी सूचना मिली है कि वो आपके यहाँ पर है। क्या आपने उसे देखा है? जी हाँ, वो यहीं पर है। क्या कुछ गड़बड़ है? वो इस वक्त कहाँ है? जी, वो ऊपर अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा है। वो जहाँ है उसे वहीं रहने दो। किसी से एक भी शब्द कहने की जरूरत नहीं है। हमारे आदमी तुरंत वहां पहुंच रहे हैं। अध्याय 92। सुबह की धुंध के बावजूद पार्क से संसद भवनों और बिग बेन की इमारतों के भव्य दृश्य नजर आ रहे थे। घास के ढलुआ मैदानों के पार फैले बत्तखों के सरोवर और वीपिंग विलो की छायाओं के परे निहारता हुआ टीचर उस इमारत के मीनारों को साफ देख पा रहा था जिसमें उस नाइट की कब्र स्थित थी। जैसे ही टीचर वहां खड़ी लिमुजीन के सामने वाले दरवाजे पर पहुंचा, रेमी ने झुककर दरवाजा खोल दिया। टीचर ने एक पल रुककर उस कॉन्याक के फ्लास्क से एक घूंट पिया जिसे उसने अपने हाथ में लिया हुआ था। इसके बाद अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए उसने रेमी के बगल में बैठकर गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। रेमी कीस्टोन को किसी ट्रॉफी की तरह थामे हुआ था। तुमने बहुत अच्छा काम किया रेमी, टीचर ने कहा। हमने अच्छा काम किया, कीस्टोन को टीचर के हाथों में देते हुए रेमी ने कहा। टीचर मुस्कुराता हुआ कुछ देर तक उसे सराहना के भाव से देखता रहा। और बंदूक, तुमने उसे साफ कर दिया? हाँ, वो वहीं ग्लव बॉक्स में है जहां से मैंने उसे उठाया था, रेमी ने कहा। बहुत बढ़िया। टीचर ने कॉन्याक का एक और घूंट लिया और फ्लास्क रेमी की तरफ बढ़ा दिया। हमें अपनी कामयाबी का जश्न मनाना चाहिए। अंत अब करीब है। रेमी ने बड़ी ही कृतज्ञता से उस बोतल को स्वीकार किया। कॉन्याक का स्वाद नमकीन लगा, लेकिन रेमी ने परवाह नहीं की। वो और टीचर अब सच्चे अर्थों में एक दूसरे के पार्टनर थे। अब वो अपने आप को जिंदगी की ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। अब मैं कभी भी नौकर नहीं कहलाऊंगा। फ्लास्क से एक और चुस्की लेते हुए रेमी अपने खून में घुलती कॉन्याक की गर्माहट को महसूस कर पा रहा था, लेकिन रेमी के गले की गर्माहट जल्दी ही शांत हो गई और एक असहज सी जलन में बदल गई। अपनी टाई को ढीला करते हुए उसने एक अजीब सी किरकिराहट महसूस की और फ्लास्क टीचर को वापस थमा दिया। शायद मैंने ज्यादा ले ली है, फ्लास्क लेते हुए टीचर ने कहा। तुम जानते ही हो रेमी कि तुम अकेले आदमी हो जो मेरा चेहरा पहचानते हो। मैंने तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था। आप बेफिक्र रहें, आपकी पहचान मेरे साथ कब्र में ही जाएगी, रेमी ने कहा। टीचर देर तक खामोश रहा, फिर बोला, मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे आज़ादी का वादा किया था, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियों पर गौर करते हुए यही सबसे अच्छा है जो मैं कर सकता हूं। रेमी के गले के अंदर की सूजन ने किसी भूचाल का सा रूप ले लिया था और वो अपना गला थामकर अपनी सांस की नली में उल्टी का स्वाद महसूस करता हुआ गाड़ी के स्टीयरिंग से टिक गया। उसके गले से एक फटी हुई सी कराह निकली जो इतनी मध्यम थी कि कार के बाहर तक सुनाई नहीं दे सकती थी। अब उसका ध्यान कॉन्याक के नमकीन स्वाद पर गया। मेरी हत्या की जा रही है, उसके मन में विचार आया। उसने अविश्वास से टीचर की ओर देखा जो उसकी बगल में शांत बैठा सामने के कांच से सीधा बाहर देख रहा था। रेमी की नजर धुंधलाने लगी और उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। मैंने इसके लिए सब कुछ संभव बनाया, ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? उसके अंदर डर और गुस्से की लहर दौड़ गई। उसने टीचर के ऊपर झपट्टा मारना चाहा, लेकिन उसका अकड़ता हुआ शरीर ठीक से हिल भी नहीं पाया। कुछ ही पल बाद उसका शरीर एक तरफ लुढ़क गया। टीचर लिमुजीन से नीचे उतर आया। वो खुश था कि उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। टीचर को पूरे वक्त ये डर सता रहा था कि काम के पूरा होने के बाद शायद उसे रेमी का सफाया करने की जरूरत पड़े, लेकिन टेम्पल चर्च में उसने जो ढीठपना दिखाया था उसके कारण अब इस काम को जल्दी करना जरूरी था। शैटो विलेट में रॉबर्ट के अचानक पहुंच जाने से टीचर को फायदा भी हुआ था और उसके लिए एक मुसीबत भी खड़ी हो गई थी। वो अपने पीछे पीछे पुलिस को भी लेकर आया था। रेमी की उंगलियों के निशान पूरे शैटो विलेट में मौजूद थे, उस मचान पर भी जहां बैठकर रेमी ने निगरानी की पूरी कार्रवाई की थी। टीचर इस बात को लेकर शुक्रगुजार था कि उसने रेमी की और खुद अपनी गतिविधियों के बीच किसी तरह के रिश्ते के उजागर न होने देने का पूरी तरह ध्यान रखा था।
टीचर को कोई भी फंसा नहीं सकता था, बशर्ते कि रेमी अपना मुंह ना खोलता, और अब वो चिंता भी खत्म हो गई थी। बस अब एक ही परेशानी और बाकी थी जिसे दूर करना जरूरी है। लिमुजीन के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ते हुए टीचर ने सोचा, पुलिस को जरा भी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था, और उनको बताने वाला कोई भी जिंदा गवाह भी नहीं बचेगा। चारों तरफ चौकन्नी निगाहें डालते हुए उसने दरवाजा खोला और गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में दाखिल हो गया। कुछ ही मिनटों के बाद वो सेंट जेम्स पार्क को पार कर रहा था। अब सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, लैंगडन और नेवू। इनसे पार पाना ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिलहाल के लिए टीचर को क्रिप्टेक्स से निपटना था। पार्क के आर पार जीत के भाव से नजरें दौड़ाता हुआ वो अपनी मंजिल को देख सकता था। लंदन में लेटा है एक नाइट पोप के द्वारा दफनाया गया। जैसे ही टीचर ने इस कविता को सुना था, वो इसका जवाब समझ गया था। महीनों तक सोनिया का वार्तालाप सुनते रहने के कारण टीचर ने ग्रैंड मास्टर को कभी कभी इस प्रसिद्ध नाइट के बारे में बात करते सुना था, लेकिन ये कब्र अंतिम पासवर्ड को किस तरह उजागर करने वाली थी, ये अभी भी एक रहस्य ही था। वो गोला जो होना चाहिए था उसकी कब्र पर, इसके बारे में टीचर को कोई भी आइडिया नहीं था। टीचर ने उस प्रसिद्ध कब्र की तस्वीरों को याद किया। उसके ऊपर पहले से ही एक बहुत बड़ा गोला बना हुआ था, लेकिन कविता के अनुसार ये एक ऐसा गोला था जिसे उस कब्र पर होना चाहिए था, लेकिन वो वहां था नहीं। उसे पूरी उम्मीद थी कि कब्र को करीब से देखने पर वो उस बात को समझ पाएगा। बारिश अब और भी तेज होती जा रही थी। उसने क्रिप्टेक्स को अपनी दाईं तरफ की जेब में दबा रखा था ताकि उसे नमी से बचाया जा सके। वो छोटी सी मेड्यूसा रिवॉल्वर उसने अपनी बाईं जेब में ठूंस रखी थी। कुछ ही मिनटों के भीतर वो लंदन की 900 साल पुरानी सबसे भव्य इमारत के सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहा था। जिस वक्त टीचर उस बिल्डिंग में दाखिल हो रहा था, ठीक उसी वक्त एरिंगा रोसा अपने प्लेन से उतरकर बिगिन हिल एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट में दाखिल हो रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसे वहां पर कैप्टन फैश मिलेगा, लेकिन उसकी बजाय एक और ऑफिसर उसके पास आया और बोला, कैप्टन फैश को किसी काम से जाना पड़ा बिशप। उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मैं आपका ख्याल रखूं और आपको सुरक्षित जगह पर ले जाऊं। एरिंगा रोसा ने सिर झुकाकर अपने हाथ में दबे हुए वेटिकन बॉन्ड्स से भरे भारी ब्रीफकेस पर एक नज़र डाली। हाँ, शुक्रिया, उसने कहा। फिर वो पुलिस की कार में चढ़ गया। वो सोच रहा था कि सिलास इस वक्त कहाँ पर होगा। कुछ ही मिनटों के बाद पुलिस के स्कैनर ने इस सवाल का जवाब दे दिया, 5 ओर्म कोर्ट। एरिंगा रोसा तुरंत इस पते को पहचान गया। ये ओपस डेई का लंदन का सेंटर था। मुझे तुरंत वहां लेकर चलो, उसने ड्राइवर से कहा। अध्याय 93। जब से सर्च चालू हुई थी, लैंगडन की नजरें कंप्यूटर स्क्रीन से हटी नहीं थीं। 5 मिनट में सिर्फ 2 नतीजे आए थे और दोनों ही बेकार। अब वो परेशान होने लगा था। कुछ देर बाद कंप्यूटर ने एक और नतीजा दिखाया। स्क्रीन पर लिखा था, ग्रेल एलिगोरी इन मेडिवल लिटरेचर, अ ट्रीटाइज ऑन सर गेविन एंड द ग्रीन नाइट। ये किसी काम का नहीं, गेट्यूम ने उन्हें बताया। कुछ देर के बाद उन्हें 2 और नतीजे हासिल हुए। जब कंप्यूटर दोबारा भनभनाया तो इस बार का नतीजा अप्रत्याशित था। उस पर लिखा था, डी ओपन फॉन रिचर्ड वैगनर। वैगनर के ओपेरा? सोफी ने पूछा। लैंगडन ने उसके ऊपर क्लिक किया और एक नई विंडो दिखाई देने लगी, लेकिन उसमें भी काम का कुछ नहीं था। गेट्यूम ने उनसे कहा, प्लीज थोड़ा धीरज रखिए, ये नंबरों का खेल है, मशीन को रन होने दीजिए। अगले कुछ मिनटों तक कंप्यूटर ग्रेल के कई हवालों की तरफ लौटा, जिनमें से एक था फ्रांस के प्रसिद्ध यायावर लोक गायक मिन्स्ट्रेल ट्रूबाडोर के बारे में। उसने उत्सुकतावश उस पर क्लिक किया, लेकिन फिर से कुछ नहीं। कंप्यूटर एक बार फिर से भनभनाया। इस बार का लिंक था, नाइट्स, नेव्स, पोप्स एंड पेंटकल्स, द हिस्ट्री ऑफ होल ग्रेल थ्रू टैरो। ये भी बेकार। 4 मिनट के बाद अब लैंगडन को ये लगना शुरू हो गया था कि जिस चीज के लिए वो आए थे वो उन्हें नहीं मिलने वाली थी। तभी कंप्यूटर ने एक और नतीजा पेश कर दिया, द ग्रेविटी ऑफ जीनियस, बायोग्राफी ऑफ अ मॉडर्न नाइट। एक नज़र देख लेते हैं, लैंगडन ने कहा और उस लिंक पर क्लिक किया। उस पर उन्हें इस तरह के लिंक मिले, ऑनरेबल नाइट सर आइजैक न्यूटन in London in 1727, his tomb in Westminster Abbey, Alexander Pope, friend and colleague। गेट्यूम ने इनकार में अपना सिर हिलाया।
किसी काम का नहीं। न्यूटन को वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया था, जो प्रोटेस्टेंट धर्म का केंद्र रहा है। वहां किसी कैथोलिक पोप के होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लैंगडन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने स्क्रीन से अपनी नजरें हटाईं और खड़ा हो गया। सर आइजैक न्यूटन ही हमारा नाइट है। तुम क्या कह रहे हो? सोफी ने कहा। न्यूटन को लंदन में दफनाया गया था। उसके कामों ने नए विज्ञान को जन्म दिया था, जिससे चर्च का गुस्सा भड़क गया था, और वो द प्रायरी ऑफ साइन का ग्रैंड मास्टर भी था। हमें और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? सोफी ने कविता की ओर इशारा करते हुए कहा। इस लाइन के बारे में क्या कहोगे कि एक नाइट एक पोप के द्वारा दफनाया गया? क्या तुमने गेट्यूम की बात नहीं सुनी कि न्यूटन को किसी कैथोलिक पोप ने नहीं दफनाया था? लैंगडन ने माउस की ओर हाथ बढ़ाया। कैथोलिक पोप के बारे में बात ही किसने की? उसने पोप के हाइपरलिंक को क्लिक किया और पूरा का पूरा वाक्य सामने आ गया। सर आइजैक न्यूटन का अंतिम संस्कार, जिसमें राजा और उच्च कुलीन वर्ग के लोग सम्मिलित हुए थे, अलेक्जेंडर पोप दोस्तों और सहकर्मियों के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ था, जिन्होंने कब्र पर मिट्टी डालने से पहले उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। लैंगडन ने सोफी की ओर देखा। अपने दूसरे नतीजे में ही हमें सही पोप मिल गया था, अलेक्जेंडर पोप, यानी ए पोप। यहाँ पर ए का अर्थ एक नहीं, बल्कि ए उसके नाम का पहला अक्षर है। हैरान होकर सोफी अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ी हो गई। दोहरे अर्थों के उस्ताद जैक सोनिये ने एक बार फिर से साबित कर दिया था कि वो भयानक रूप से चतुर आदमी था। अध्याय 94। सिलास चौंक कर जाग गया। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। वो अपने कमरे की खिड़की के पास गया और उसने नीचे झांक कर देखा। वहां उसे एक कार खड़ी दिखाई दी। कार के ऊपर पुलिस का सायरन था। फिर गलियारे में फर्श की चरमराहट और दरवाजे की कुंडी के खुलने की आवाज। सिलास भागता हुआ कमरे के दूसरे किनारे पर जाकर उस दरवाजे के पीछे छिप गया, जो अभी अभी खुल गया था। पहला पुलिस अधिकारी धड़धड़ाता हुआ अंदर घुसा और उसने अपनी बंदूक को कमरे में दाएं बाएं घुमाया। इससे पहले कि उसे एहसास होता कि सिलास कहाँ पर था, उसने अपना कंधा जोर से दरवाजे पर मारा और अंदर आते हुए दूसरे अधिकारी को वहीं भींच दिया। जैसे ही पहला अधिकारी गोली चलाने के लिए तेजी से मुड़ा, वो फुर्ती से उसके पैरों की ओर झपटा। सिलास ने उसके पैरों पर जोर का प्रहार किया। बंदूक चल गई और गोली सिलास के सिर के ऊपर से तैरती हुई निकल गई। पुलिस अधिकारी धड़ाम से गिरा और उसका सिर फर्श से जा टकराया। दूसरा अधिकारी अपने पैरों पर लड़खड़ाया और सिलास ने उसकी जांघ पर घुटना दे मारा। फिर उसके छटपटाते हुए शरीर को लांघता हुआ गलियारे में भाग निकला। फिर वो सीढ़ियों से नीचे बारिश में कूद गया, बिना ये देखे कि एक ऑफिसर सामने से आ रहा था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों आपस में भिड़ गए। सिलास के कंधे उसके सीने से टकराए। उसने उसे धकेल कर नीचे गिरा दिया और खुद उसके ऊपर जा गिरा। अधिकारी की गन उसके हाथ से दूर जा गिरी। सिलास को अंदर से और लोगों के आने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इससे पहले कि वो अधिकारी सामने आते, उसने लुढ़कते हुए उस बंदूक को उठा लिया। सीढ़ियों पर एक धमाका हुआ और सिलास ने अपनी पसलियों के नीचे एक तीखा दर्द महसूस किया। आपे से बाहर होते हुए उसने तीनों अधिकारियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। उनके शरीरों से खून के फव्वारे छूट पड़े। सहसा न जाने कहाँ से प्रकट होती हुई एक काली छाया उसके पीछे मंडराती दिखाई दी। गुस्से से भरे हुए हाथ उसके कंधों को जकड़े हुए थे। वो आदमी उसके कानों में गुर्राया, सिलास, नहीं। सिलास उछला और उसने गोली चला दी। एक पल के लिए उनकी आंखें आपस में मिलीं और सिलास दहशत से भरकर चीख उठा जब उसने अपनी गोली से बिशप एरिंगारोसा को गिरते देखा। अध्याय 95। जिस वक्त सोफी और लैंगडन वेस्टमिंस्टर एबी के भीतर दाखिल हो रहे थे, ठीक उसी वक्त वेदी से कोई 100 गज की दूरी पर सर आइजैक न्यूटन के भव्य मकबरे पर सिर्फ एक व्यक्ति मौजूद था। उस स्मारक की छानबीन करते हुए टीचर को 10 मिनट बीत चुके थे। न्यूटन के मकबरे में काले संगमरमर का एक बड़ा सा ताबूत था, जिस पर उनकी प्रतिमा लगी हुई थी। क्लासिक पोशाक धारण किए अधलेटी मुद्रा में न्यूटन गर्व के साथ अपनी ही पुस्तकों के ढेर पर हाथ रखे एक ओर झुके हुए थे। न्यूटन के पैरों के पास 2 बालक एक चिट्ठा थामे खड़े थे
और उनके अधलेटे शरीर के पीछे एक सादा सा पिरामिड था। एक बहुत बड़ी आकृति उस पिरामिड के बीच में मढ़ी हुई थी, एक बड़ा सा गोला। टीचर सोनिया की पहेली के बारे में विचार करने लगा। तुम खोजो उस गोले को जिसे होना चाहिए था कब्र पर। पिरामिड के चेहरे पर उभरे उस विशाल गोले पर नक्काशी की गई थी और उसमें बहुत से आसमानी गोले थे। तारों के पुंज, राशि चक्र, धूमकेतु, ग्रह और भी न जाने क्या क्या। उनके ऊपर तारों के नीचे खगोल विद्या की देवी की आकृति थी। टीचर को यकीन था कि एक बार उसे कब्र मिल गई तो वो उस गोले को आसानी से पहचान लेगा, लेकिन अब उसे ये काम मुश्किल लग रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ टूरिस्ट उसी की ओर आ रहे थे। उसने क्रिप्टेक्स को वापस अपनी जेब में रख लिया और चौकन्ना होकर उन लोगों को देखने लगा। वे लोग पास की एक मेज की तरफ गए। वहां उन्होंने प्याले में कुछ पैसे डाले और फिर उसी के साथ रखी एक दूसरी मेज पर इकट्ठे हो गए, जिस पर चारकोल की पेंसिलें और मोटे कागजों की गड्डी रखी थी। जब वे लोग वहां से चले गए तो टीचर फिर से कब्र के पास जाकर उसे नीचे से ऊपर तक गौर से देखने लगा। कौन सा गोला है वो जो गायब है? उसने एक ठंडी आह भरी और सिर उठाकर दूर स्थित मुख्य वेदी की तरफ देखा। वहां नजर पड़ते ही वो चौंक गया। वहां पर उसके दो बड़े ही परिचित व्यक्ति खड़े थे, लैंगडन और नेवू। टीचर शांत भाव से 2 कदम पीछे हटकर पीछे को चला गया। ये उसकी उम्मीद से पहले हो गया था। वो ये तो जानता था कि लैंगडन और सोफी कविता के अर्थ को समझ लेंगे और न्यूटन के मकबरे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे इसकी कल्पना उसने नहीं की थी। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने सामने मौजूदा ऑप्शंस पर विचार किया। मेरे पास क्रिप्टेक्स है। फिर अपनी जेब में हाथ डालकर उसने उस दूसरी चीज को छुआ जिसने उसे आत्मविश्वास दिलाया, उसकी मेड्यूसा रिवॉल्वर। जैसे कि उम्मीद थी, जब वो उस छिपी हुई गन के साथ मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरा था तो डिटेक्टर ने शोर मचाया था, और इसी के साथ जैसे कि उम्मीद थी, जब टीचर ने गुस्से से आंखें तरेरते हुए गार्ड्स के सामने अपना आई कार्ड दिखाया था तो वे चुपचाप पीछे हट गए थे। सरकारी हैसियत हमेशा ही उचित सम्मान दिलाने वाली होती है। वैसे तो टीचर को उम्मीद थी कि क्रिप्टेक्स की पहेली को वो अकेले ही सुलझा लेगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि लैंगडन और नेवू का यहाँ आना एक अच्छी घटना थी। वो उन दोनों के अनुभव और नॉलेज का इस्तेमाल कर सकता था। अगर कहीं लैंगडन ने पासवर्ड का अनुमान लगा लिया तो बात सिर्फ सही ढंग से उस पर दबाव डालने की ही रह जाएगी, लेकिन यहाँ पर नहीं, किसी गोपनीय जगह पर। टीचर को वो एक छोटी सी सूचना याद आई जो उसने अभी में प्रवेश करते हुए नोटिस बोर्ड पर लिखी देखी थी। उसे तुरंत वो जगह सूझ गई जहां पर उन दोनों को बहकाकर बुलाया जा सकता था। फिलहाल एकमात्र सवाल ये था कि चारे के रूप में किस चीज का इस्तेमाल किया जाए। इससे आगे की कहानी के लिए सुने द विंची कोड का भाग 8।